असेंबली में शायद हम लोग मिले थे नहीं। So we have reached I think 11th and 12th students. So आप लोग ऐसी मोड़ पर पहुंच गए अपने करियर के, बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस आपको करना पड़ता है। इसमें 11th और 12th में दो तरह का स्टडी होता है। एक होता है स्मार्ट वर्क और दूसरा होता है डोंकी वर्क। ये दो तरह का स्टडी है और 12वीं में आपको करना होगा स्मार्ट डोंकी वर्क, समझे? तो इन दोनों कंबाइन करके आपको जीतना है, तभी आप अच्छा घोड़ा बनोगे और आगे दौड़ोगे। जोक्स अपार्ट, so it is a combination of both hard work and intelligence that can make you success in your life. Especially I would like to tell the girls, because this is a very critical year for them. You know what happens if they fail in PUC2, your career changes. If you pass in good marks and get admission to your further career, then definitely आपका करियर आगे बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको हर मुमकिन कोशिश, और इसमें बेसिकली होता है एक टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपको कवर करना है, और ये सब आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, स्पेशली दिस 2 years। तो मेरे बारे में थोड़ा बोलता हूँ, मैं कैसे 12th में मैंने कैसे पढ़ाई किया था। जैसे ही हमने 11th कंप्लीट किया तो हमारा एग्जाम्स खत्म हो गए थे फरवरी खत्म होने के बाद हमने ना छुट्टी लिया ना रिलैक्स किया, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने में हमने जो PUC सेकेंड ईयर का जो पूरा सिलेबस था ECMD, चारों सब्जेक्ट के पूरा हमने स्टडी कंप्लीट कर दिया, इधर टेकिंग ट्यूशंस और सेल्फ स्टडी और टू विजिटिंग लाइब्रेरीज, नोट्स बनाना, और सब्जेक्ट पूरा जितना भी था हम 4 महीने में कंप्लीट कवर कर चुके। कवर करने के बाद इसको रिपीटेटिव रीडिंग देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अनलेस अनटिल यू डू अ रिपीटेटिव रीडिंग यू डोंट बी एबल टू रिमेंबर एनीथिंग इन योर एग्जाम्स। सो इसके बाद क्या होता है, हमारा प्रिपरेशन मोड चेंज हो गया। एक्सटेंसिव से हम थोड़ा इंटेंसिव बन गए। इंटेंसिव में क्या होता था कि हम लोग जो फर्स्ट एक्सटेंसिव स्टडी में जो नोट्स बनाते थे, जो नोट्स को पैराग्राफ में बनाते थे, हम उसको पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट करते थे, जो होता था इंटेंसिव स्टडी। तो ये पार्ट 2 है जो होता है बिटवीन जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 4 मंथ्स। इसके बाद आप एग्जाम्स के बहुत नजदीक आ गए, आपको एग्जॉस्टिव इंटेंसिव स्टडी पे शिफ्ट होना है। एक्सटेंसिव स्टडी हो गया, इंटेंसिव स्टडी हो गया, फिर होगा एग्जॉस्टिव इंटेंसिव स्टडी। उसमें क्या होता है, जैसे ही आप बुलेट पॉइंट्स देखोगे तो आपको पूरा सब्जेक्ट याद आना चाहिए। आप रिपीटेटिवली वो बुलेट पॉइंट्स देखते रहो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिलेबस जो भी हो, प्रिपरेशन मॉड्यूल सेम होता है। और इसके बाद ये जो टाइम है आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस टाइम पे रेफरेंस स्टडीज करना बहुत जरूरी है। जैसे क्या हो गया, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पैराग्राफ लिख सकते हैं और एक बुलेट पॉइंट याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करना है, एक्स्ट्रा उसको नॉलेज चाहिए, तब क्या करना होगा, आपको रेफरेंस बुक्स, जैसे एक्स्ट्रा स्टडी उस सब्जेक्ट के बारे में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में आपको एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक से लेके एक्स्ट्रा बुलेट पॉइंट्स ऐड करना है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, आंसर फ्रेमिंग। आंसर फ्रेमिंग जो होता है उसका एक स्केलेटन बनना बहुत जरूरी है। ये मैंने अपने सीनियर से सीखा, ये मुझे टेक्निक मालूम नहीं था। तो हम लोग जैसे ही ये क्वेश्चन आता था एग्जाम में, तो क्वेश्चन पढ़ते ही हम लोग सोचते थे कि एग्जामिनर क्या जानना चाहता है हमसे, आप लोगों से क्या उम्मीदें हैं। एक क्वेश्चन समझ लीजिए, प्लीज एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ अ फूड। ठीक है, ये क्वेश्चन आए तो एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आप जानते हो कि नहीं कि फूड का माउथ से लेके
लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते उसका क्या होता है, ये वो जानना चाहता है। ये प्रोसेस आपको लिखना है बायोलॉजी में। तो आपके लिए फूड होता है यहाँ माउथ से लेके गल्प करने तक ही वो फूड है, उसके बाद वो फूड नहीं है। चाहे आप कुछ भी खा लो, प्रोटीन खा लो, कार्बोहाइड्रेट खा लीजिए, शुगर खा लीजिए, लेकिन यहाँ से गले से नीचे उतरते ही उसका क्या होता है, वो चैन बन जाता है। इट इज कॉल्ड चैन। तो चैन व्हेन इट गोज इनसाइड द स्टमक, देन द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिंस, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट्स, उसमें एंजाइम आता है पेप्सिन, देन पेप्सिन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिनोजेन, लाइक दैट। सो फ्रॉम देयर इट गोज टू द डिओडिनम, डिओडिनम के थ्रू पास होके वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे बीच में अगर फैट, चैन में फैट है तो गॉल ब्लैडर एक्टिवेट होता है, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स होता है, तो वहाँ पे ये रिलीज होता है बाइल डक्ट से, बाइल आता है, फैट डाइजेशन में मदद करता है। उसके बाद डिओडिनम से नीचे जाएगा, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स है जो रिलीज होते हैं, वो रिलीज होकर उसको फूड को ये करेंगे, उसमें वाटर एब्सॉर्प्शन करेंगे। लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन पहुंचेगा, उसका कंप्लीट वाटर निकालेगा, देन इट बिकम्स स्टूल एंड फ्लोर। So this is the entire process. You can do it in two ways. One is putting it in a diagrammatic representation and writing in a bullet forms. See, when an examiner sees your answer, he will not be able to read the entire answer paper. पढ़ सकते हैं बैठ के, बहुत मुश्किल है। तो वो क्या करेंगे, ओपनिंग पैराग्राफ जो होता है वो ध्यान से पढ़ेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आपका जो ओपनिंग पैराग्राफ होता है होना चाहिए वो एकदम स्टैंडर्ड, सबसे बड़ा, बहुत अच्छा क्वालिटी का ओपनिंग पैराग्राफ होना चाहिए। उसके बाद अगर बुलेट पॉइंट्स में आप लिखोगे और पेंसिल से अंडरलाइन करोगे, थोड़ा उसको ब्यूटीफाई करोगे, लास्ट एग्जामिनेशन में लास्ट 5-10 मिनट्स आप उसको ब्यूटीफाई करने के लिए रखिए। हमेशा हैंड राइटिंग लेजिबल, नीट होना चाहिए। ये प्रैक्टिस आपको लास्ट 3 मंथ्स जो होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस टाइम पे वो प्रैक्टिस करना होता है। कैसे हम एक क्वेश्चन का स्केलेटन ड्राफ्ट करते हैं, जैसे कोई है हेडिंग्स, पहले हेडिंग्स ड्राफ्ट करो, डेफिनेशन, देन उसका जो भी है मेंशन करना है उसके बारे में। ऐसे जो आप ड्राफ्ट बना लोगे, उसी ड्राफ्ट के बेसिस पे हर आंसर आपको उसी मॉडल पे लिखना है। अगर आपको कोई आंसर मालूम भी नहीं है तभी आप उसको लिख पाएंगे। आजू बाजू किसी से पूछ के थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया तो आप लिख सकते। तो ये है एक टेक्निक है, ये आप प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको 100% सक्सेस मिलेगा। और रहा एंट्रेंस का सवाल, एंट्रेंस क्या होता है, जितना आप मॉक करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, मॉक राइटिंग्स करेंगे, यहाँ तक कि 12th में जो पढ़ते हैं ये बच्चों को, तो एवरी मंडे एटलीस्ट 3 to 4 hours दे हैव टू डू अ रिपीटेटिव सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स, रिपीटेटिव सॉल्विंग। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और स्किल भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे कुछ बुक्स है, मैथमेटिक्स में एक बुक है जैसे डॉन बॉस्को है, अगर वो सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ही वो क्वेश्चन देखते थे हमको आंसर मालूम रहता, हम इतना पढ़ चुके थे, इतना देख चुके थे कि उसका पूरा स्टेप्स हमको ऐसे दिख जाता है। इट इज अ विजुअल मेमोरी एंड लर्निंग, तो हम इतना इजीली उसको हम लिख पाते। So that is the reason I could able to score 100 out of 100 in all 4 subjects. So entrance में भी 100 out of 100 मिले। So ये टेक्निक होता है। उस टाइम पे तो इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था। आज तो गूगल आंटी आपके साथ है, आप कभी भी घर में बैठ के पूछ सकते हैं उसको और आंसर पता कर सकते हैं। और आपका रेफरेंस बुक्स बाहर जाने की जरूरत नहीं, जैसे लाइब्रेरी जाओ, किताबें रेफर करो, वो करने की जरूरत नहीं है। घर में बैठे आप गूगल में आपका अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, ऑनलाइन ले लीजिए। और ट्रेनिंग, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होता है वो, जैसे अभी आप भारद्वाज जी आपको सिखा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं, तो उनका टीचिंग मेथोडोलॉजी और एक्सप्लेनेशन मेथोडोलॉजी पे ध्यान दीजिए, वो कैसे वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो इस पे अगर ध्यान करेंगे रादर देन वो रट के आप लिखेंगे तो ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन, स्मार्ट डोंकी वर्क। तो डोंकी वर्क भी है और इसमें स्मार्टनेस भी है। अगर ये दोनों आप सक्सेसफुली कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप 12th का आगे निकल जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप ये मत सोचिए कि मैं 12th के बाद मेडिकल में जाऊंगी या जाऊंगा,
इंजीनियरिंग करना है, इसी दो ही इसमें ऑप्शंस मत होइए। इसमें इतने सारे सब्जेक्ट है, अभी फ्यूचर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी ऐड हो गए हैं, वो सब्जेक्ट में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। आप बताइए इंडिया में साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट कितने लोग होंगे? बहुत ही कम। क्लाउड कंप्यूटिंग के लोग कितने हैं? एम्बेडेड सिस्टम्स में कितने कम लोग हैं? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कितने, रिसर्च में कितने कम लोग हैं? ऑन्कोलॉजी, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे सब, मैकेट्रॉनिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक साइंस, यहाँ तक कि रोबोटिक साइंस इतना एडवांस हुआ है, स्वैन कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया है। सोचिए एक छोटा सा चींटी बम लेके जा रहा है और वहां पे जाके वो सैक्रिफाइस हो जाएगा। यहाँ तक छोटा सा बम, एटॉमिक बम चींटी लेके जा रहा है। तो यहाँ तक एडवांस हो गया है, हम लोग एक छोटा सा बॉक्स में है, बाहर निकल के सोच नहीं रहे, बाहर की दुनिया का एक्सपोजर नहीं है। इजराइल ने डेवलप किया है, आप सोचते हैं इजराइल ने एक पैच डेवलप किया है, छोटा सा पैच। इफ यू पुट दैट पैच इन द रिब केज, यहाँ पे अटैच कर दिया, तो आपका हार्ट मॉनिटर करेंगे कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, 24 घंटे पहले बता दो, 24 घंटे पहले हार्ट अटैक आने वाला है। सी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री इज हाईली डेवलप्ड इन इजराइल। व्हाई इजराइल इज? बिकॉज नंबर 1 इन दिस, बिकॉज देयर थिंकिंग मॉडल इज टोटली डिफरेंट। सो हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, यही नहीं कि बल्कि हमको इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, कंप्यूटर साइंस करना है और सिविल इंजीनियर बनना है, अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसा नहीं है। रोड कंस्ट्रक्ट करना है, ये करियर नहीं है। ये करने के लिए जो चूजन है, जो यूनिवर्स चूज करता है, वो लोग करेंगे। अगर आपको बेहतर जिंदगी, बेहतर टेक्नोलॉजिकली, जो साइंस स्टूडेंट के जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, इस प्लेटफॉर्म को आप फायदा उठाना चाहते हैं, इसके बारे में ज्यादा आपको करियर में बनाने में इंटरेस्ट है, तो स्पेशली मैं गर्ल्स को बोलता हूँ, गर्ल्स लोग बहुत ही बिल्कुल सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फेल हो गए, आप ड्रॉप आउट हो गए, तो आपका करियर फुल स्टॉप हो जाएगा। तो हमको फ्यूचर में ज़्यादा गर्ल्स, ज़्यादा वुमेन ओरिएंटेड है। आप देख रहे हो बहुत सारे 68% वुमेन हैव क्लियर्ड IAS एग्जाम इन 2023, दैट इज अ रिकॉर्ड। और हमेशा टॉपर लड़कियां रही है हर चीज में। इतने सारे डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, यूरोज, सुपर स्पेशलाइजेशन भी उन्होंने किया है। तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। पायलट्स बने, पायलट बनना, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट चलाना, ये क्या है? जस्ट शोज देयर एबिलिटी टू अचीव एनीथिंग। इसका मतलब ये नहीं कि मैन आर ऑल्सो वीक, दे कैन ऑल्सो हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ करियर। अकाउंटिंग में है, फाइनेंस में है, इकोनॉमिक्स में। मैंने देखा है इकोनॉमिक्स कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन सबसे ज्यादा करियर, अच्छा करियर मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स में। आप लंदन इकोनॉमिक्स स्कूल में जाइए, वहाँ पे पढ़िए, जहाँ पे मनमोहन सिंह जी, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, पढ़ के निकले थे। वो वहाँ एक कंट्री का कंप्लीटली ग्रोथ उन्होंने डिजाइन किया। तो इकोनॉमिक्स में जो है, जो भी अगर कंपनी बनना है, इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ ज्वाइन करना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को में काम करना है, तो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज्यादा स्कोप। प्लस सोशल सर्विसेज में इतने सारे हमारे सोशल प्रॉब्लम्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे सोशल ये चल रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पे एक प्रॉब्लम चल रहा है, कोई जानता है उसके बारे में? दे हैव अ लार्जेस्ट स्लम इन द वर्ल्ड, अराउंड मोर देन 6 crore people live in that slum. You can imagine what sort of sanity, what sort of water pollution, everything is there. They don't have any life. But वहाँ पे नीड क्या है? सोशल सर्विस की नीड है, वहाँ पे मेडिकल की नीड है, कम्युनिटी मेडिसिन की नीड है। अभी हम फ्यूचर में हम आगे चल के कौन सा वो वायरस हम लोग फेस करेंगे, ये भी मालूम नहीं। जब मैं छोटा था तो हमने फेस किया था इबोला, सुना है लोगों ने इसके बारे में? इबोला वायरस, इबोला वायरस एक अफ्रीकन वायरस है। इसके बारे में थोड़ा बोलो तो ये निक्रोसिस कर देता है बॉडी में। निक्रोसिस अपने वाइटल ऑर्गन्स को मार देता है। अभी आगे चलते हुए हम लोग आए कोरोना वायरस पे आ गए, आप लोग सब जानते हैं पैंडेमिक हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे वायरस है। कोरोना वायरस के बारे में मैंने स्टडी किया था 1990 में। सोचिए
1990 में मैं पहली बार कोरोना वायरस के बारे में पढ़ाई की, तब हमारे लिए एक ऑर्डिनरी फ्लू वायरस है, इसके बारे में इतना डेंजरस है, ये इतना ये है वो नहीं हमने जानते थे। लेकिन कोरोना वायरस से कैसे अपना DNA कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेता है, अपने आप को ये चेंज कर लेता है। कोई दवाई आता है तो अपने ऊपर एक ऐसा ये बना लेता है, कवर बना लेता है, जिसकी वजह से हम उसको ट्रीट नहीं कर पाते। तो इसके लिए तुरंत में एक वैक्सीन बनना पड़ा। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेसिस है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बहुत काम किया, उसमें मेरा वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन दैट। It became very successful. The Pfizer company, AstraZeneca, Johnson and Johnson, so many companies, the pharmaceutical industry, उन्होंने contribute किया और तुरंत हमारा मैंडेट के लिए वैक्सीन दे दिया। So ऐसे आगे हम कौन सा वायरस को फेस करने वाले मालूम नहीं। So life is going to be very challenging, very beautiful, and just make sure you do whatever you do it happy, and you will definitely achieve the success. So if you have any questions, please you can ask. और नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो उसका कैंसर के साथ कोई रिलेशन होता है? नहीं, थॉट्स और कैंसर रिलेशन में कोई रिलेशनशिप नहीं है। और इसके बारे में थोड़ा रिसर्च भी चल रहा है, जैसे हमारे ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो एक पर्टिकुलर केमिकल होता है जो रिलीज होता है, वो है डोपामिन करके एक केमिकल है जो ब्रेन में रिलीज होता है, जो नेगेटिव थॉट्स जो ज़्यादा आते हैं उसकी वजह से हमारे जो ट्रैक्स होते हैं ब्रेन टू बॉडी, उस ट्रैक्स में अल्ट्रेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस रिलीज ऑफ 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, ऐसे केमिकल रिलीज होने से आपके मानसिक बीमारी हो सकता है, कैंसर नहीं हो सकता। कैंसर में क्या है, कंटिन्यूस एक्सपोजर एंड इरिटेशन ऑफ वन पर्टिकुलर सेल इन द बॉडी। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे एस्बेस्टोस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो वो इंडस्ट्री में काम करने वाला क्या करता है, वो उसका जो एस्बेस्टोस फ्यूम्स है वो कंटिन्यूसली इनहेल करता रहता है। तो लंग्स का जो अंदर है सेल्स, स्क्वामस सेल्स, वो पर्टिकुलरली क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, इरिटेट होके वो इट बिकम मैलिग्नेंट सेल्स, दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट सेल्स। Once they become malignant cells, then they develop a capacity of multiplying very fast. That is how the tumor is developed. The astrocytosis, the chemical reaction कैंसर होता है। लेकिन हमारे नेचुरली जो सिक्रेशंस होते हैं ब्रेन में, उसकी वजह से आपको मानसिक बीमारी हो सकता है, एक ये नहीं हो सकता। और कैंसर होने के लिए आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल अभी डायबिटीज, हर कोई डायबिटिक नहीं बन सकता, क्योंकि एक पर्टिकुलर जीन बॉडी में होना जरूरी है, वो है DLR4। DLR4 जीन अगर बॉडी में है, आपका जीन DNA कॉन्फ़िगरेशन में है, तो डेफिनेटली आप डायबिटिक बन सकते हो। जितने मोटे लोग ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट जेनेटिकली रिलेटेड। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जेनेटिक स्प्लाइसिंग टेक्नोलॉजी। स्प्लाइसिंग में क्या करता है, वो पर्टिकुलर जीन हटा देते हैं। सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये ऐसा होता है, the two genes. So splicing means they cut the genes and they rotate it and attach to a different new gene. So this becomes free. So that will not get represented in next generation. So this is called a genetic splicing. तो इसमें भी बहुत R&D वर्क होता है जेनेटिकली, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज जेनेटिकली यूनिक इन नेचर। तो इट्स लाइक अ फिंगरप्रिंट, आपका ब्रेन प्रिंट होता है, आपका फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपके ऑर्गन्स, एवरीथिंग इज वेरी वेरी यूनिक। सो दैट इज व्हाई यू डोंट गेट द पर्टिकुलर। तो कैंसर होने के लिए पर्टिकुलर जेनेटिक कॉम्पोजिशन बॉडी में होना जरूरी है, then only you will be able to develop cancer. Otherwise, you will develop some continuous fever, viral infection, this kind of stuff. But that can be cured at any time in the process. Sir, जैसे 11th साइंस के बच्चे तो उनको फोकस करना है अपने स्टडीज में, तो इनके साथ में उनके जो एडुकेशन पीरियड की वजह से थोड़ा अफेक्शन वो सब आ जाता है। तो
इनको कैसे साइड आउट किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा फोकस। अभी इनका क्या है, वो 12 साइंस के बच्चे हैं, तो इनको बोर्ड एग्जाम्स के बहुत अच्छे प्रिपरेशन करने हैं। इस बीच में उनको जो एडुलेशन पीरियड है उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स आ जाता है, मतलब वो फोकस नहीं कर पाते। एडुलेशन पीरियड, हाँ एडुलेशन पीरियड, ओके जैसे तरुण्यावस्था ऐसा बोलते हैं हार्मोन्स चेंजिंग, एडुलेशन जो है उसकी वजह से वो लोग स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते, दिमाग में दूसरी बातें आती रहती है। तो उनसे ये लोग कैसे इन बातों को कैसे साइड आउट कर सकते हैं? जी, एक्चुअली देयर इज अ ब्यूटीफुल थ्योरी. Most of you are not aware of this because this is related to manifestation as well as meditation. Acceptance. हम अगर एक्सेप्ट करेंगे कि हम ये एडोलेसेंस फेज से गुजर रहे हैं तो आपका फोकस अपने आप इम्प्रूव होगा। हम इसको अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके साथ फाइट करेंगे, तो ये आपको बहुत कंसंट्रेशन नहीं करना। दिस इज सेम विद द गर्ल्स, they have to accept the menstrual period in a very positive way. It is a womanhood and they have to accept it, and then only they will not be able to get the backache, all the problem. You try this method and automatically this is called acceptance phase. Adolescence जो है आपके इस दौरान, it's a very common factor. It doesn't mean that आप दुनिया के पहले आदमी हो, पहले हो जो इस फेज से गुजर रहे हैं। बहुत लोग गुजर चुके हैं ऑलरेडी, they have come out very well. So the best part is to accept things and ignore it. Don't put your energy on something which is not required at this point of time. Correct, no? You should accept it. So ignore it and be focused. Focus on what you want to do, what you want to achieve. So this is the time when there is definitely excess release of hormones in the body. Then the hormone causes so many things. You will start getting mustache, beard, pimples, and so many things happen. There is a gonadal changes come, even genitals also change. So these things are very, very common. They are all nature. It is a nature. You can't challenge the nature. You can't do anything against the nature. It is an acceptance that only helps. You try this theory. Try to accept things and automatically it becomes good for you. हमेशा क्योंकि डीमोटिवेशन होने से आपको मोटिवेशन का लेवल आगे लेके जाएगा। अगर आप फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप टोटली डीमोटिवेट होकर सब छोड़ बढ़ के भाग जाएंगे, ये गलत है। अगर डीमोटिवेट हो गए तो आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा कि मुझे हासिल करना ही करना है, अच्छे तरीके से हासिल करना है, ठीक है। और ये स्टडी के मामले में बोल रहा हूँ, लड़कियों के मामले में मेडिसिन के बिना सिर्फ आयुर्वेद से कैसे निकाला जा सकता है? I cannot challenge other medicines, treatment model of other medicines like Ayurveda, naturopathy, यूनानी। ये जो इनके जो सिद्धांत है वो हम लोग कभी हर्बल मेडिसिन हम लोग कभी इसको प्रूव नहीं कर पाए। आपको एक चूरन देंगे और उसमें लिखा रहेगा इसमें तुलसी है, वो है, ये चूरन है, 10-12 चूरन इतना बड़ा लेवल बना के चिपका के दे देंगे आपको। लेकिन आपको जानते हैं उसका बॉडी के अंदर जैसे वो जाएगा उसका फार्माकोकाइनेटिक क्या है, उसका हाफ लाइफ क्या है, कब तक वो बॉडी में एक्ट करेगा, इससे कैंसर का ट्रीटमेंट उससे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, कैसे जानेंगे? ये सब पैसे बनाने के तरीके होते हैं। Actually, I shouldn't say that, but the alternative medicine is not denied because there must be some theory behind it. Herbal medications you take it because मेरे ख्याल से cancer is best cured by allopathy, not with any other medicines. You go to any this thing, the only best way is to resect it. Resect the tumor, take it out. If there is a requirement of prostaglandins, you give prostaglandins, chemotherapy, radiation therapy, monoclonal antibodies,
if you require therapeutic vaccines, you treat with those kind of things because they are the proven medicines. Because they can precisely tell you, if I take cisplatin drug today morning at 9 o'clock, what happens to that drug? They can precisely tell you whether the liver is going to absorb it properly, whether it is going to go and reach the tumor or not, whether the tumor cells are going to die, what is the percentage of tumor cells that are being killed with that particular medicine. ये प्रिसीजन वहाँ पे नहीं है. चूरन खाएंगे सो जाएंगे, अगले दिन चूरन खाएंगे सो जाएंगे, ऐसे खाते रहेंगे सोते रहेंगे और बॉडी में क्या हो गया कुछ मालूम नहीं. लेकिन आप जब भी स्कैन करेंगे, इसलिए रेडिएशन रेडियोलॉजी डिजिटल रेडियोग्राफी इज वन मोर फील्ड. जस्ट रिमेंबर डिजिटल रेडियोग्राफी, यू नीड नॉट नो MBBS फॉर दैट. इवन आफ्टर PUC यू कैन गेट इनटू रेडियोग्राफी, डिजिटल रेडियोग्राफी. देन रेडिएशन थेरेपी, उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं. बहुत ही डिमांडिंग हाई डिमांडिंग करियर है. तो डिजिटल रेडियोग्राफी से आपको पता चलता है कि ट्यूमर का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, श्रिंक हो गया. तो ट्यूमर बहुत बड़ा है, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है. इट इज कॉजिंग ए प्रेशर सिम्टम्स. प्रेशर सिम्टम मतलब ट्यूमर जहाँ पर भी होता है तो आजू बाजू जो भी टिश्यूज ऑर्गन्स है उसके ऊपर दबाव डालता है ना. नेचुरली है. अगर ये स्पाइन में रहेगा तो आजू बाजू नर्व्स में दबाव डालेगा. लीवर में रहेगा तो लीवर एक्सपेंड हो जाएगा. किडनी में रहेगा तो किडनी बड़ा हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, फिर यूरिन ब्लॉक हो जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा. यूरिन नहीं पास करेंगे तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा, ब्लड यूरिन इंक्रीज हो जाएगा. ऐसे बहुत सारे हैं. जैसे आप ट्यूमर निकाल दो, किडनी निकाल दो, ऑटोमेटिकली सब एवरीथिंग विल बी ऑलराइट. सो दिस कांट बी डन यूजिंग द अल्टरनेट मेडिसिन. इट इज अ वेरी सिंपल. दे कैन ट्रीट यू सिम्टोमेटिकली. आप जाओगे कैंसर है मुझे और मुझे भूख नहीं लग रही, तो कोई चूरन दे देगा, 2 दिन भूख लगेगा, हाँ अच्छा, ये ट्रीटमेंट मॉडल है. तो आप लोग एजुकेटेड है, साइंस स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को साइंटिफिकली थिंक करना है. साइंस का मतलब क्या है? साइंस इज अ सिस्टमेटिक स्टडी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. अगर ये चीज़ आपको मालूम नहीं है तो आप लोगों को क्या एडवाइस करो. सो साइंस इज बेसिकली you need to think how, why and the end result, outcome. Then only you will become a science student. जो लोग कम गुटखा खाते हैं उनको भी कैंसर हो जाता है, और जो लोग ज़्यादा गुटखा खाते हैं उनकी पूरी लाइफ चली जाती है लेकिन उनको कैंसर ही नहीं होता. उसका क्या कारण है? आपने कहाँ देखा? Things irritating. I told you, no, the cells continuously exposure to irritation. This is the basic theory of a cancer. अगर आप गुटखा खा रहे हो, स्टार गुटखा खा रहे हो, RMD गुटखा खा रहे हो और आपके बॉडी में ये है क्या है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, वो एक जीन होता है. वो जीन अगर बॉडी में है तो आपको बकल म्यूकोजल कैंसर हो जाएगा. क्योंकि वो कंटिन्यूस इरिटेशन होने से पहले थोड़ा सा एफ्टस अल्सर होता है. एफ्टस अल्सर को जाके अल्सर बनेगा, बड़ा अल्सर बनेगा. अल्सर के जो बॉर्डर लाइन पे मार्जिन पे जो रहेगा वहाँ पे आपका कैंसर सेल्स एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, तो वो ट्यूमर बन जाएगा और एक बहुत बड़ा ये बन जाएगा. तो ये होता है इरिटेशन. कुछ लोगों में क्या होता है, तो इरिटेशन नहीं होता लेकिन डेफिनेटली वो कंटिन्यूसली खाने से आपका जो ये है, ये 4 फिंगर होना चाहिए मौत का, ये कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. और ज़्यादा क्या होता है, थोड़े दिन के बाद वो कम होते होते एक दिन बंद हो जाएगा. उस टाइम पे RMD भी नहीं खा सकते, ऐसा होता है. तो बाद में पाइप डाल के खाना खिलाना, ऐसे ना होता है. तो you keep away from those bad habits. Good, it's a good question because most of the young students are getting addicted to these things. Kindly stay away from those things. The cigarette हो, तंबाकू खाने का हो, और ये टेलीविजन में वगैरह दिखाते होंगे, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि वो खाने से क्या होता है देखेंगे. तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए. कीप योर हेल्दी माउथ, हेल्दी हाइजीनिक कंडीशन होना जरूरी है. आजकल लड़कियां भी बहुत गुटखा खा रही है मेरे देश. हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में जो डिजीज आफ्टर 50 आते हैं, कि कोई बोल नहीं सकता कि डायबिटीज 50 से पहले. आपकी के बारे में आपकी जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को इसकी बात करूँगा. पहले ये सेगमेंट के लोगों को कभी भी बड़े डिजीज आफ्टर 50 आते हैं. अभी
जिसका कोई लिपिड प्रोफाइल का एबनॉर्मल हिस्ट्री नहीं है, जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है, वो रात को 10 बजे जब सो जाता है तब तक वो बहुत खुश था। दूसरे दिन सुबह में जब उठता है तो 2-3 घंटे में या दोपहर को या दूसरे ही दिन उसको हार्ट स्ट्रोक आता है। ऐसे बहुत केसेस अभी बढ़ रहे हैं। स्कूल में सर आ गए, स्कूल में भी हम पढ़ते हैं, समाचार में देखते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाला ये बच्चा जिसको हार्ट स्ट्रोक आया वो एक्सपायर हो गया। तो ये इसका मेन कॉज क्या हो सकता है? हमारा जो ईटिंग हैबिट्स है, तो जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो रहे हैं। हमारा फूड में ग्रीन वेजिटेबल्स कम हो गए। एक्चुअली किताबों में इंटरनल मेडिसिन बुक में लिखा है एनीथिंग दैट इज वाइट इज डेंजरस टू योर हेल्थ। वाइट मतलब क्या है ये समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। ये वाइट मतलब क्या, हम कागज थोड़ी खा रहे हैं, नहीं, हम खा रहे हैं शुगर जो वाइट होता है, मैदा वाइट होता है, और क्या वाइट होता है बताइए? बहुत सारे वाइट चीज है। तो वाइट, अगर वाइट से आप दूर रहेंगे उतना आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। और वाइट हटा के आपको ऐड करना है ग्रीन। आप बोलेंगे अरे वाइट खाना छोड़ देंगे तो हम खाएंगे क्या? तो ग्रीन खाएंगे, ग्रीन